नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम स्टॉप नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे टाइम स्टॉप 100 के साथ। कीव पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। जोरदार धमाके से दहली यूक्रेन की राजधानी। यूक्रेन के खार्किव में भीषण गोलीबारी हुई है। रूस ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एयर स्ट्राइक की है। रूस के सुखोई 34 से किया हमला। उक्तेर्का में भयंकर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी के बाद इलाके में लगी आग। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है खुलासा। यूक्रेन की राजधानी कीव से केवल 25 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। बेलारूस बॉर्डर पर रूस यूक्रेन के बीच बातचीत पूरी हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बात सुनी। नतीजे पर सस्पेंस बरकरार है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत से पहले रूस से तुरंत ही सीज फायर रोकने के लिए कहा। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ने शामिल करने की मांग की। जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों से की है अपील। कहा कि अब तक 5300 सैनिक मारे गए हैं। अपनी जिंदगी बचाएं और तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन की तुलना हिटलर से की है। कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन हिटलर जैसे हैं। रूस यूक्रेन में जारी है जंग को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक। यूक्रेन की यूएनएससी से रूस की सदस्यता खत्म करने की मांग। आपातकालीन सत्र में सभी 193 सदस्य देशों ने प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे और इसके बाद अगले दिन प्रस्ताव पर वोटिंग भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया ने कहा है कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र का दावा। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। शरणार्थी बनकर के दूसरे देशों में भी गए हैं। नाटो के प्रमुख जेंस स्टोलटेनबर्ग की ट्वीट। यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल हथियार देंगे। नाटो के सहयोगी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने की तैयारी में है यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की का ऐलान। रूस से जंग में यूक्रेन के साथ जुड़ना चाहते हैं लोग। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूस के 29 प्लेन, 29 हेलीकॉप्टर मारे गए। 191 टैंक, 74 तोप, 816 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई। रूस के हमले पर यूक्रेन की सेना का दावा। सोमवार को रूस ने 6 मिसाइल हमले और 4 एयर स्ट्राइक की है। बेलारूस की तरफ से रूस ने हमला किया। यूक्रेन ने अपने सैनिकों की सैलरी बढ़ा दी है। सैनिकों की सैलरी 1 लाख रुपया महीने की गई। यूक्रेन के लोगों का पोलैंड में शरण लेना लगातार जारी है। जब तक 1,56,000 से ज्यादा लोगों ने पोलैंड में शरण ली। रूस ने 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाने पर रूस की कार्रवाई हुई। रूस के विदेश मंत्री ने जेनेवा दौरा रद्द कर दिया। यूरोपियन यूनियन का एयर स्पेस बंद होने की वजह से फैसला यूएन की सभा में नहीं होंगे शामिल। पश्चिम देशों के लगाए गए प्रतिबंध पर राष्ट्रीय पुतिन का बयान। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि झूठों का साम्राज्य है। व्लादिमीर पुतिन ने रूसी वित्त मंत्रालय और रूस के सेंट्रल बैंक के 7 वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की। अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। दूतावास के संचालन को सस्पेंड कर दिया गया। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की परेशानी। सुपरमार्केट में राशन खत्म हो गया। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का दावा। कई रूसी मीडिया वेबसाइट हैक की गई। गूगल ने यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए मैप से लाइव ट्रैफिक हटा दिया है और इससे रूस को हमले में आसानी हो रही है। फीफा का रूस को करारा झटका। 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दुनिया से अपील। कहा कि रूस को खेल की दुनिया में अलग थलग करें। अमेरिका ने बेलारूस में बंद किया है अपना दूतावास। अपने राजनयिकों को रूस छोड़ने के निर्देश भी दिए। यूक्रेन को लेकर के मोदी ने की है हाई लेवल मीटिंग। बैठक में एस जयशंकर, हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह और एनएसए अजित डोभाल शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत पड़ोसी देश और विकासशील देशों के लोगों की मदद करेगा जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सहायता मांग रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से बात की। भारतीयों की निकासी को लेकर के चर्चा हुई। भारत करेगा यूक्रेन की मदद। राहत आपूर्ति की पहली खेप मंगलवार को भेजी जाएगी।
यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षा वापसी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया गए। किरेन रिजिजू हरदीप पुरी हंगरी और वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। कैबिनेट मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि जो बच्चे फंसे हुए हैं वो परेशान ना हो, हम सबको सुरक्षित वापस लाएंगे। तमिलनाडु के सीएम ने विदेश मंत्री से बात की है। यूक्रेन में फंसे तमिलनाडु के छात्रों को जल्द ही निकालने की अपील की। यूक्रेन के रूसी सेना ने सामने यूक्रेनी लोगों ने गाया नेशनल एंथम। रूसी टैंक को रोक करके सरेंडर करने को मजबूर किया। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, फिर भी सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा रही। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि यूक्रेन मामले पर पीएम का विपक्षी दलों के नेताओं की भी बैठक बुलानी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम पर निशाना, कहा कि भारतीयों को वापसी लाना पीएम की जिम्मेदारी है और इसके लिए पीआर न करें। यूक्रेन संकट पर बोले शशि थरूर, कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालना प्राथमिकता है। बोले युद्ध से पहले यूएन ने डिप्लोमेसी की कोशिश नहीं की। यूक्रेन को संकट को लेकर के शांति कमान, यूक्रेन दूतावास के बाहर जलाए गए दीप। चीन और रूस के दौरे के बाद से इमरान को आई समझ, कहा कि विदेश नीति किसी चीज पर आधारित नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में 3 मार्च से सिंधु आयोग की सालाना बैठक, 1 मार्च को पहुंचेगा भारतीय दल। 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पीएम मोदी की रैली, 3 मार्च को जौनपुर, चंदौली और 4 मार्च को मिर्जापुर में पीएम की जनसभा होगी। आज गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। सीएम योगी दोपहर के बाद अथरौला में उतरेंगे। टाइम्स ऑफ भारत से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार, यूपी में 300 पार का लक्ष्य हासिल करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो उमड़ा जबरदस्त जनसैलाब, बीजेपी के समर्थन में हुई जमकर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदल गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मतदान के बाद यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से ज्यादा सीटें लेकर के आ रही है। आज बलिया और चौरी चौरा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। बैरैया और बेलतरा में भी कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसके साथ ही बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला, कहा कि खुद को बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन 5 साल का कार्यकाल देखेंगे तो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ। भूपेश बघेल ने गोरखपुर में किया चुनाव प्रचार, आवारा पशुओं को लेकर के योगी पर साधा निशाना, कहा कि फसल बचाने के लिए रात भर जाग रहे हैं किसान। एमके स्टालिन की पर लिखी किताब पर चेन्नई में विमोचन हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। सीएम स्टालिन की आत्मकथा के बहाने एक मंच पर कई साथ आए कई विपक्ष नेता। चेन्नई में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी तमिलनाडु के लोगों पर कोई भी विचार थोपने की कोशिश करते हैं तो वो राज्य का अपमान करते हैं। कश्मीर मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद पर शासन नहीं करते हैं, लेकिन यूपी गुजरात के नौकरशाह उन पर शासन करते हैं। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में शराब की एमआरपी पर दी जा रही छूट को बंद करने का आदेश दे दिया है। केरल में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 2010 मामले, 5283 लोग ठीक हुए और 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 258 नए मामले सामने आए हैं। 499 लोग रिकवर हुए। रेलवे प्री कोविड मोड में वापस लौटा, अब अनारक्षित कोच में यात्री कर सकेंगे सफर। संजय पांडे मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। हेमंत नागराला का बदला तबादला। 21 दिन की फरलो पर बाहर आए हैं गुरमीत राम रहीम की फरलो खत्म हुई। कड़ी सुरक्षा में सुनानिया झील वापस लाया गया। बिहार में शराब पीने पर अब जेल नहीं होगी, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। श्रीनगर के बदमालू इलाके में आतंकी हमला, इंस्पेक्टर शेख फिरदौस को गोली मारी गई। झारखंड के गोड्डा में बंधन बैंक से 16 लाख रुपए की लूट हुई। 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया।
भूस्खलन के चलते जम्मू कश्मीर हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो चुका है, सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। भगवान शिव ने आज ही के दिन अपने भक्तों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे। मार्च में शुरू हो सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, जल्द आएंगी डेट शीट। त्रिपुरा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टर्म 1 का रिजल्ट लगातार जारी हुआ। 15 मार्च से होगी टर्म 2 का परीक्षा। जून के तीसरे हफ्ते से लेकर के जुलाई के पहले हफ्ते के बीच हो सकती है नीट यूजी 2022 की परीक्षा। जीडीपी वृद्धि दर तीसरी तिमाही 5.4% पर। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आम आदमी पर महंगाई का झटका। अमूल ने दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाई। आज से बढ़ी कीमतें लागू होगी। ग्राहकों का बिगड़ सकता है बजट। आज तेल गैस से लेकर के एसी फ्रिज तक की बढ़ सकती है कीमत। सेबी की पहली महिला चीफ बनी मधुबी पुरी। संभाली रेगुलेटर की कमान। 3 साल का होगा कार्यकाल। ईपीएफओ के ई नॉमिनेशन के लिए नहीं खुल रही है वेबसाइट। ग्राहकों ने की है सोशल मीडिया पर शिकायत। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का मोहाली पहुंची टीम इंडिया। 4 मार्च से शुरू होगा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट। टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव ने धर्मशाला से रवाना होने से पहले इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। मस्ती करते हुए नजर आए खिलाड़ी। स्पिनर युजवेंद्र चहल ने ट्विटर पर अपलोड की है धर्मशाला से उड़ान भरने वाली तस्वीर। 100वें टेस्ट मैच के लिए विराट कोहली ने मोहाली में शुरू किया अभ्यास। मोहाली में लगे विराट कोहली के 100वें टेस्ट के पोस्टर। पहले टेस्ट में पुजारी की जगह गिल और पंत लेंगे। रहाना की जगह श्रेयस अय्यर को बैकअप के रूप में रखा जाएगा। रोहित शर्मा बने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी। पाकिस्तान के शोएब मलिक को पीछे छोड़ा। और पहली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत खेलेगा टेस्ट मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने छोड़ दी थी टेस्ट की कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने शुरू किया अभ्यास। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एश्टन एगर की पत्नी को मिली धमकी। पाकिस्तान दौरे पर पति को जान का खतरा है। अफगानिस्तान की जीत के हीरो विकेट कीपर रहमुनुल्लाह गुरबाज नाबाद 106 रन बनाकर के टीम को दिलाई जीत। रवि शास्त्री ने पहले दिया था साहा का साथ। अब पत्रकारों पर रखी दिल की बात। कहा कि पत्रकारों के साथ हमारे समीकरण आज के खिलाड़ियों के मुकाबले काफी बेहतर थे। 3 मैचों की वनडे सीरीज में अफगानिस्तान ने जीता तीसरा वनडे। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने जीते सबसे ज्यादा 6 खिताब। पटरी पर लौट रही है आर्यन खान की लाइफ। जानवी कपूर समेत कई स्टार संग की पार्टी। कास्टिंग काउच पर एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर का खुलासा। कहा कि फोन पर अकेले मिलने के लिए बुलाया था हीरो ने। कंगना के लॉकअप में निशा रावल ने की भूख हड़ताल। जेल में जाने से पहले जब्त की गई है बुनियादी आवश्यक चीजें। वापस दी जाने की भी मांग की। टीवी पर दिखेगा विद्युत जामवाल का जोरदार एक्शन। डोजो मास्टर बन करके इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर शो से करेंगे डेब्यू। पहला लुक आया सामने। आदि पुरुष को लेकर के महाशिवरात्रि पर होगी बड़ी अनाउंसमेंट। पहले वीकेंड में गंगूबाई काठियावाड़ी का जबरदस्त कलेक्शन। जल्द ही फिल्म की कमाई 50 करोड़ के पार जा सकती है। 27 मार्च को रिलीज होगी कंगना रनौत की धाकड़। फर्स्ट लुक आया सामने। एक एक्शन सीन में खर्च हुए 25 करोड़ रुपए। अभिनेत्री सोहा अली खान के साथ कुणाल खेमू ने की है महाशिवरात्रि की पूजा। वीडियो शेयर करके शुभकामनाएं दी। कंगना के लॉकअप में रेसलर बबीता फोगाट। कहा कि दूर रहिए, धोबी प्रचार लगाते देर नहीं लगेगी। कंगना के लॉकअप में पूनम पांडे ने कंगना से कहा कि जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब एडल्ट नहीं बल्कि एरोटिका फिल्म बनाती है। और चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। अभी देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर है, तो विपक्षी पार्टियां 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मंच 1
एजेंडा एक, लक्ष्य एक, बहाना कुछ और। ये तस्वीर चेन्नई के ट्रेड सेंटर की है। मौका है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की आत्मकथा पर लिखी किताब के विमोचन का, जब विपक्षी दल एकजुट हुए। माना जा रहा है कि ये महज तैयारी है सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाई जा सके। 2020 के बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी और राहुल गांधी ने पहली बार एक साथ मंच साझा किया। मंच भले ही सीएम स्टालिन पर लिखी किताब के विमोचन का था, लेकिन राहुल गांधी इस मौके पर भी पीएम पर निशाना साधना नहीं भूले। राहुल गांधी ने कहा, जब प्रधानमंत्री आते हैं और तमिलनाडु के लोगों पर कोई और विचार थोपने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि तमिलनाडु केवल 2 शब्द नहीं बल्कि 3000 साल है। वो राज्य और हमारे देश का अपमान करते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग खुद पर शासन नहीं करते, लेकिन यूपी गुजरात के नौकरशाह उन पर शासन करते हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी संग्राम जोरों पर है और सभी पार्टियां सूबे में बचे 2 चरणों के चुनाव प्रचार अभियान में पूरा जोर लगा रही है। आज का क्या है पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। इन चेहरों के सहारे यूपी की महाभारत को जीतने की जुगत है। इन चेहरों के सहारे वोटरों को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश है। इन बड़े चेहरों के कंधों पर पार्टी को टॉप पर ले जाने की पूरी जिम्मेदारी है। यूपी का सियासी संग्राम अपने अंत की ओर है। 7 चरणों में चुनाव है तो 2 चरणों में वोटिंग बाकी है। आखिरी वक्त में सीएम योगी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में आज सीएम योगी का एक के बाद एक कई कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे से पिपराइच, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और फिर गोरखपुर में प्रचार अभियान का अंत करेंगे। तो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोपहर 12 बजे के बाद बलिया से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करने के बाद बैरिया, सिकंदरपुर, रसड़ा, बलतरा, गोरखपुर फिर चौरी चौरा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के साथ अपने आज के चुनावी अभियान का अंत करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्रचार का कार्यक्रम भी तैयार है। सोनभद्र, गाजीपुर, फिर 3 मार्च को जौनपुर तो 4 मार्च को मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था की गति सबसे ज्यादा तेज है। जारी आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 5.4% पर है। देखिए रिपोर्ट। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में 5.4% रही। एनएसओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की इस तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 0.7% थी। एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ दर 8.9% रहने का अनुमान है। जनवरी में जारी पहले अनुमान में मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने की संभावना जताई गई थी, जबकि 2020-21 में इसमें 6.6% की गिरावट आई थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तुलनात्मक आधार कमजोर होने से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 20.3% रही थी, तो दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.5% थी। आपको बता दें कि चीन की आर्थिक वृद्धि दर अक्टूबर-दिसंबर 2021 की तिमाही में 4% रही है। आंकड़ों की तुलना की जाए तो जाहिर है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज है। और आंकड़ों के मुताबिक अगर देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेज हो तो महंगाई ने आम लोगों की कमर भी तोड़कर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। अमूल का ऐलान, आज से 2 रुपए प्रति लीटर ज्यादा देनी होगी कीमत। कंपनी ने दाम में बढ़ोतरी के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि एनर्जी, पैकिंग, परिवहन, पशु आहार की लागत में बढ़ोतरी की वजह से दूध उत्पादन के खर्च में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा अमूल ने दूध की कीमतों में 35 से 40 रुपए प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी की है, जो पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा है। जाहिर है दूध की कीमतों में इजाफा होने के बाद दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के दाम में भी इजाफा होगा, यानी घी, पनीर, मक्खन, चीज, लस्सी, आइसक्रीम और छाछ के अलावा चाय, कॉफी, मिठाइयाँ और चॉकलेट तक के दाम में भी इजाफा हो जाएगा। एक तरफ दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है तो दूसरी तरफ आज एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे। उम्मीद की जा रही है कि कीमतों में और इजाफा हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग एलपीजी की कीमतों में आग लगा सकता है। दूसरी बात ये कि 6 अक्टूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर न तो सस्ता हुआ है और न ही महंगा। और देखिए, बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराबखोरी लगातार जारी है, तो नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि शराब पीने वालों को सजा नहीं होगी, लेकिन सरकार की एक शर्त माननी होगी। क्या है वो शर्त, इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार में नीतीश सरकार का नया फरमान, शराबखोरी रोकने के लिए क्या नया फैसला। शराब पीते हुए अगर शराबी पकड़े गए तो जेल तो जाना होगा, लेकिन जेल की सजा से बचना चाहते हैं तो सरकार की एक शर्त है, शराब कहाँ मिली, कैसे मिली, किसने दी, इन सवालों के जवाब देने होंगे। अगर पुलिस अधिकारियों को शराबियों ने जानकारी दे दी तो उन्हें जेल की सजा से मुक्ति मिल जाएगी, वरना जेल जाना होगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शराबियों से ही शराब माफियाओं की जानकारी ली जाएगी और उनकी जानकारी के बाद छापा मारकर अवैध कारोबार को जड़ से खत्म किया जाएगा। दरअसल शराब के विरुद्ध अभियान में जेल जाने वालों में शराब पीने वालों की संख्या अधिक थी। नए निर्देश का मकसद शराब बेचने वालों को जेल भेजना है। शराब पीने वालों की निशानदेही पर गिरफ्तारी होने पर तस्करों में भी खौफ बढ़ेगा। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है, लेकिन आज पाकिस्तान में होने वाली सिंधु आयोग की सालाना बैठक में भारत हिस्सा ले रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच IWT पर हस्ताक्षर के बाद पहली बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 3 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल भारतीय आयुक्त को बैठक के दौरान अलग अलग मुद्दों पर सलाह देगा। सिंधु आयोग की सालाना बैठक आज से 3 मार्च तक इस्लामाबाद में है। इस बैठक में भारत की ओर से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में चर्चा के एजेंडे में भारत की जम्मू कश्मीर में चिनाब बेसिन में पाकल दूर, लोअर कलनई, कीरू और लद्दाख में कुछ छोटी जल विद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों के होने की संभावना है। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के जरिए जल विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये समझौता पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति जताने का अधिकार भी देता है। इन परियोजनाओं के डिजाइन पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। और आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। देश भर के मंदिर और देवालय में शिव भक्तों की भारी भीड़ है। आखिर क्या है महाशिवरात्रि का महत्व, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि की धूम, देश भर में मंदिरों और देवालयों में भक्तों का उमड़ा सैलाब। शिव पार्वती के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक, पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। मंदिर परिसर और मंदिरों को विधिवत ढंग से सजाया गया है। हर तरफ हर हर महादेव और जय शिव शंकर की गूंज सुनाई दे रही है। आज का दिन ही ऐसा है, वो दिन जब शिव पार्वती का विवाहोत्सव है, वो दिन जब शिव भक्तों के लिए बेहद खास है, वो दिन जब पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्तों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर जो भक्त सच्चे मन से भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए देश के सभी मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था है। महाशिवरात्रि के महापर्व में देश के सभी शिवालयों में आधुनिक सजावट है, तो मंदिर के आसपास के इलाकों में साफ सफाई है। और अब खबर यूक्रेन युद्ध की, जहां पर छठे दिन भी युद्ध के बादल नहीं छूटे। रूस यूक्रेन में बातचीत के फौरन बाद एयर स्ट्राइक हुई और इस बार टारगेट कीव के करीब ब्रोवरी टाउन था, जहां पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। कीव में भी हवाई हमले का अलर्ट है और शहर में लगातार सायरन बैक टू बैक बज रहे हैं। युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि युद्ध विराम आखिर कब होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। रूस के हमले से फिर दहला यूक्रेन। हमले के सायरन से सहमा कीव। युद्ध का छठा दिन, युद्ध विराम कब? कड़ी मशक्कत के बाद संवाद हुआ, लेकिन चंद पलों के बाद ही धमाकों ने पहले दौर की शांति वार्ता पर पानी फेर दिया। रात के सन्नाटे में रूस ने एक बार फिर नए टारगेट पर अटैक किया तो पूरे शहर में सनसनी मच गई। खबर आई कि रूस और यूक्रेन की बातचीत के तुरंत बाद कीव पर अटैक हुआ है। हमले की खबर पक्की निकली, लेकिन टारगेट कीव नहीं बल्कि ब्रोवरी टाउन था, जहां रूस ने एयर स्ट्राइक की। ये शहर यूक्रेन की राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है। रूस का मेन टारगेट कीव है, क्योंकि कीव पर फतह का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने रूस की मंशा को अब तक पूरा नहीं होने दिया है। कीव हर पल चौकन्ना है।
चौबीसों घंटे अलर्ट है। सुबह से लेकर शाम तक यूक्रेन के शायरन से यूक्रेन के लोग सहमे हुए हैं, तो सेना पलटवार के लिए तैयार। सायरन की आवाज कीव में यह रेड अलर्ट की वार्निंग है। अब जरा यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव का मंजर देखिए, जहां रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। दिन दहाड़े इमारतों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है, लेकिन रूस रिहायशी इलाकों पर हमले से लगातार इनकार कर रहा है। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रहा है। मिलिट्री सेंटर, रोड, पावर प्लांट, अपार्टमेंट से लेकर सुपरमार्केट तक रूस के निशाने पर है। ये तस्वीर उत्तरी यूक्रेन के चेरनीव शहर की है, जहां एक सुपरमार्केट पर बम दागे गए तो आग के धुएं से पूरा आसमान काला पड़ गया। कार के परखच्चे उड़ गए, इमारत की एक एक ईंट बिखर गई। युद्ध की त्रासदी बयां करती ये तस्वीर उस दोनेत्स्क इलाके की है, जिसे आजाद मुल्क के तौर पर रूस ने मान्यता दी और यूक्रेन पर अटैक कर दिया। 5 दिन के युद्ध में नुकसान को लेकर रूस और यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं। रूस का दावा है कि उसने अब तक यूक्रेन के 314 टैंक और सैन्य गाड़ियां तबाह की, 31 कमांड और कम्युनिकेशन पोस्ट बर्बाद कर दिए, 57 रॉकेट सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया, एक S-300 मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर दिया, 8 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए। जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 5300 सैनिकों को मार गिराया, आर्मी की 816 गाड़ियों को तबाह कर दिया, 191 टैंक उड़ा दिए, 58 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को जमींदोज कर दिया। यूक्रेन पर युद्ध थोपने का आरोप रूस पर है, लेकिन रूस का दावा है कि वो तो जंग के खतरे को खत्म करने में जुटा है। रूस ने युद्ध नहीं किया, हम तो उसे खत्म कर रहे हैं। कीव सरकार की सैन्य कार्रवाइयों से डोनबास के लोगों का विनाश 8 सालों तक चला है। 14 тысяч человек, сотни детей. इस युद्ध के दौरान 14,000 से ज्यादा लोग, सैकड़ों बच्चे मारे गए। इसे रोकना पड़ा। रूस के खिलाफ कीव के अंतहीन खतरों को रोकना जरूरी था और रूस ऐसा करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उम्मीद थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनके सामने हथियार डाल देंगे, लेकिन यूक्रेन की सेना युद्ध के मैदान में लगातार डटी है। ज़ेलेंस्की ने रूस से मुकाबले के लिए युद्ध बंदियों तक को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। मार्शल लॉ के तहत युद्ध काल में युद्ध के अनुभव वाले यूक्रेनी बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। वो युद्ध के सबसे कड़े मुकाबले में हिस्सा लेकर अपने अपराध की भरपाई करने में सक्षम होंगे। आतंकवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब रक्षा ही सबसे बड़ी कुंजी है। यूक्रेन की जमीन पर जारी जंग का मंजर बेहद डरावना है। एक एक तस्वीर तबाही की कहानी बयां कर रही है। ऐसे में अब युद्ध हर कीमत पर रुकना चाहिए, क्योंकि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि इंसानी तबाही का सबसे विनाशकारी तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये थी इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ नवभारत पर अब वक्त हो चुका है सुपर 30 का। सुपर 30 में देखिए सबसे पहले यूक्रेन रूस में छिड़े जंग से जुड़ी कुछ अहम खबरें। रूस के गोमेल में बातचीत हुई। करीब 3.5 घंटे तक चली बातचीत में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। यूक्रेन ने मांग रखी कि रूस क्रीमिया और डोनबास समेत पूरे देश से अपनी सेना वापस ले। हालांकि दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अब अगले दौर की वार्ता 2 दिन के बाद होगी, जो पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर होगी। कीव पर रूस का हमला जारी है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जो उत्तरी यूक्रेन के चेरनीहाइव में एक सुपरमार्केट पर गोलीबारी के बाद आग और धुएं के गुबार का है।
जो सैकड़ों फीट ऊपर तक जाता दिखाई दे रहा है। रात होते ही यूक्रेन की राजधानी कीव में सायरन बजाया जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी देशों के लोगों को शामिल किया जाएगा। यूक्रेन रूस विवाद के बीच पिछले 5 दिनों से तबाही का सिलसिला जारी है। अब कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि रूस की सेना यूक्रेन पर हमला करने के साथ ही धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ रही है। कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर रूसी सेना की सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोपखाने देखे गए। तस्वीरों में हमले के बाद हुई बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन रूस विवाद के बीच यूक्रेन के लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के गृह मंत्री ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक रूसी टैंक के सामने यूक्रेन के लोग खड़े हो गए हैं और टैंक को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इससे पहले भी कई वीडियो आ चुके हैं, जिसमें एक महिला एक रूसी सैनिक को फूल देती दिखाई दी थी। वहीं कई जगहों पर रूसी सैनिकों का रास्ता भी रोका गया था। रूस के लगातार हमले के बीच यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईयू में शामिल होने के लिए एक आवेदन पर साइन किया है। यूक्रेन की संसद ने इसकी जानकारी दी है और उम्मीद जताई है कि यूक्रेन को जल्द यूरोपीय यूनियन में जगह मिल जाएगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपील की थी कि सारी प्रक्रिया के तहत यूक्रेन को भी ईयू में शामिल किया जाए। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस की हर तरफ आलोचना हो रही है। रूस पर प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। अब फीफा ने भी रूस को फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। पोलैंड, स्वीडन जैसे देशों ने रूस के खिलाफ फुटबॉल मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया। इधर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भी सभी खेल निकायों से रूसी खिलाड़ियों और अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बाहर करने का आग्रह किया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय और छात्रों को निकालने के लिए पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। पीएम ने भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर 2 दिनों में 3 हाई लेवल मीटिंग की। सोमवार शाम को हुई मीटिंग में मोदी ने अधिकारियों को फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित वापसी पक्का करने को कहा। पीएम ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम मूल मंत्र के तहत भारत पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की मदद करेगा, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मदद मांग रहे हैं। और सुपर 30 में अब देखिए राजनीति और चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। मणिपुर में 5 मार्च को दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और दूसरे चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी आज मणिपुर में वर्चुअल रैली करने वाले हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान होगा। वहीं पहले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 78% से ज्यादा वोटिंग हुई और एन बीरेन सिंह समेत 173 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठे चरण में प्रदेश के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इन विधानसभा सीटों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। छठे चरण के लिए वोटिंग 3 मार्च को होगी। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं, जिन पर सभी की निगाहें होंगी। छठे चरण के लिए आज प्रचार थमने वाला है। प्रचार थमने से पहले आज सीएम योगी और अखिलेश यादव गोरखपुर में आमने सामने होंगे और अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं, तो वहीं अखिलेश बलिया, गोरखपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराजगंज और कुशीनगर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सुपर 30 में अब देखिए देश की बड़ी खबरें। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और झटका लगा है। अमूल दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। कीमतें बढ़ने पर कंपनी का कहना है कि 2 रुपए का इजाफा सिर्फ 4% की वृद्धि है, जो औसत खाद्य महंगाई से बहुत कम है। साथ ही पिछले 2 साल में अमूल ने अपने फ्रेश दूध की श्रेणी की कीमतों में प्रति वर्ष 4% का इजाफा किया है और एनर्जी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और जानवरों के चारे की लागत में इजाफे के कारण दूध उत्पादन खर्च में इजाफा हुआ है।
आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। शिवरात्रि के मौके पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें से 12 लाख दीप शिप्रा नदी के तट पर 10 मिनट में जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक यह रिकॉर्ड श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम है। सुपर 30 में अब देखिए खेलों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। मोहाली में होने वाले इस मैच में विराट कोहली की वापसी होने वाली है। इसे लेकर विराट जमकर नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये टेस्ट विराट के लिए खास भी है क्योंकि ये विराट का 100वां टेस्ट मैच होगा। 100 टेस्ट खेलने वाले कोहली दुनिया के 71वें और भारत के 11वें खिलाड़ी बनेंगे। श्रीलंका के खिलाफ होने वाला टेस्ट मैच भारतीय ओपनर रोहित शर्मा के लिए काफी खास रहने वाला है क्योंकि रोहित इस मैच में बतौर कप्तान के रूप में दिखेंगे। वनडे T20 के बाद बीसीसीआई ने टेस्ट की कमान भी रोहित को सौंप दी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसी की जमीन पर टेस्ट खेलते हुए टीम इंडिया को करारी हार मिली थी। इसके बाद विराट कोहली ने खुद ही टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले भारतीय महिला टीम के लिए एक राहत की खबर आई। टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना फिट होकर टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। बता दें कि मंधाना को वर्ल्ड कप की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए प्रैक्टिस मैच में सिर में चोट लग गई थी। भारत को 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के साथ दूसरा वार्म अप मैच खेलना है। और सुपर 30 में अब देखिए राज्य से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में अब शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल नहीं होगी, लेकिन जेल जाने से बचने के लिए पकड़े गए शख्स को शराब बेचने वाले की जानकारी देनी होगी। उत्पाद विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जेलों में शराबियों की बढ़ती संख्या को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग का मानना है कि इस तरह पकड़े गए लोगों को सुधारा जा सकता है, जबकि माफिया को इसका डर भी होगा कि अब वो भी पकड़े जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग के झाली मठ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जब सारी गांव के पास भूस्खलन हुआ। जिला प्रशासन के मुताबिक इस भूस्खलन में 2 गौशाला क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन 11 परिवार के 62 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। इधर भूस्खलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। यहाँ जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। और राज्य की खबरों के बाद सुपर 30 में देखिए मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। साउथ के सुपर हीरो प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का सभी को इंतजार है। फिल्म में प्रभास के अपोजिट कृति सेनन नजर आएंगी। कृति ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आज फिल्म से संबंधित बड़ी घोषणा की बात कही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवरात्रि के मौके पर फिल्म रिलीज की डेट सामने आ सकती है। इधर बॉलीवुड एक्टर सोहा अली खान ने कुणाल खेमू के साथ शिवरात्रि की पूजा की है। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म 27 मई को कई भाषाओं में रिलीज होने जा रही है। फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, मलयालम और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। कंगना रनौत का फर्स्ट लुक भी जारी हो चुका है, जिसमें वो हाथों में स्नाइपर बंदूक लिए नजर आ रही हैं। धाकड़ इससे पहले 2020 दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण फिल्म की रिलीज लगातार टल रही थी। फिल्मों में अपने स्टंट से विद्युत जामवाल ने दर्शकों के बीच अपनी अलग जगह बनाई है। फिल्म के बाद अब वो छोटे पर्दे पर भी डेब्यू करने जा रहे हैं। जामवाल अब बतौर होस्ट अपना टीवी डेब्यू करने वाले हैं। हाल ही में विद्युत जामवाल के शो इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर का पहला लुक सामने आया है। विद्युत जामवाल का टीवी शो इसी महीने आ सकता है। इसमें वो बतौर होस्ट और डोजो मास्टर नजर आएंगे।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा, ये खत्म होगा या फिर नहीं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, तो मीटिंग में आखिर क्या हुआ, क्या युद्ध विराम का कोई रास्ता निकल पाया है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। एक तरफ युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ बात हो रही है। एक तरफ बारूदी शोर है, तो दूसरी तरफ शांति लाने का जोर है। पर शांति है, अमन है कि आने का नाम नहीं ले रहा। मिसाइल बरसती जा रही हैं, फाइटर जेट गरजते जा रहे हैं। टैंक और तोप बारूद उगल रहे हैं। इन सब के बीच युद्ध विराम के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस के गोमेल में मीटिंग हुई। इसमें दोनों देशों का डेलीगेशन मौजूद था। मुलाकात और बात करीब 3.5 घंटे तक चली। यूक्रेन ने रूस से अपनी सेना हटाने को कहा, लेकिन इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। रूस सेना हटाने पर तैयार नहीं, नतीजन जंग जारी है। पांच दिनों से रूसी सेना यूक्रेन को खत्म करने पर आमादा है। यूक्रेन मैदान जंग में अकेले लड़ रहा है, किसी का कोई साथ नहीं। यही वजह है कि पुतिन की फौज उसे कुचलते जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। चेर्निहाइव पर रूसी सेना कब्जा जमा चुकी है। कोनोटॉप पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव में भी भीषण और भयंकर युद्ध चल रहा है। लुहांस्क और खेरेसन को भी पुतिन की पलटन ने कब्जे में कर लिया। कब्जे का ये सिलसिला लगातार जारी है। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन के कुछ शहरों में रूसी फौज न सिर्फ दाखिल हो रही है, बल्कि उस पर अपना आधिपत्य जमाती जा रही है। यूक्रेन अकेला पड़ चुका है। लग रहा है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क यूक्रेन की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और हमारी इस रिपोर्ट के बाद अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन रूस वॉर जोन की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हो यहाँ जगह जगह पे इंडियन स्टूडेंट्स ने फ्लैग लगाए हुए थे। आन तिरंगा है, शान तिरंगा है। अब यही तिरंगा वॉर जोन में फंसे भारतीयों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच बन गया है। ये तस्वीर है एक हॉस्टल की, जिसमें ज्यादातर भारतीय छात्र रहते हैं। हॉस्टल में फंसे हुए छात्रों ने खिड़कियों पर तिरंगा टांग दिया है ताकि उन पर किसी तरह का हमला ना हो। आप देख सकते हो यहाँ जगह जगह पे इंडियन स्टूडेंट्स ने फ्लैग लगाए हुए थे, जिससे उन्हें कोई क्षति न हो। मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों छात्रों को स्वदेश वापस बुला लिया है। बाकी छात्रों को वापस लाने की कवायद जारी है। ये कोई घर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बना एक बंकर है। इस बंकर में हजारों लोग रहने के लिए मजबूर हैं। रूसी बमबारी से बचने के लिए ये लोग पिछले 5 दिनों से छिपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बंकर काफी छोटा है। बंकर में इतनी भी जगह नहीं कि लोग वहाँ ठीक से रह पाएं, सो पाएं। ज्यादातर लोग बैठकर समय बिता रहे हैं। खाने पीने की चीजें लगातार कम होती जा रही हैं, जो सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर है यूक्रेन की राजधानी कीव की, जहां रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। देखिए गाड़ी में बैठे इस शख्स को कैसे बाहर निकाला जा रहा है।
रूसी सैनिकों के डर से सड़क पर लेटकर यूक्रेनी नागरिक ने सरेंडर कर दिया। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच लोगों के विरोध के कई नजारे देखने को मिल रहे हैं। रूसी सैनिकों का काफिला यूक्रेन के किसी कस्बे से गुजर रहा है। यूक्रेन का एक व्यक्ति टैंक को रोककर उस पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद कूदकर टैंक के सामने खड़ा हो जाता है। आगे बढ़ रहे रूसी टैंक को पीछे से धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद टैंकों के काफिले को रोकने के लिए वो सबसे आगे चल रहे टैंक के सामने घुटने पर बैठ जाता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और इसी के साथ जारी है हिंदुस्तान का एयरलिफ्ट अभियान भी, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान की कमान अपने हाथ में ले ली है और साथ ही अपने 4 मंत्रियों को मिशन में लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। ये युद्ध के मैदान से बाहर आने की खुशी है, ये वतन वापसी की खुशी है। जो बच्चे एक्चुअल बहुत गलत सिचुएशन में वहाँ फंसे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कीव, खार्किव जैसी बहुत अभी वहाँ पे बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, बस वहाँ से बच्चों को निकाला जाए। जिस तरह के हालात हैं अभी, मुझे तो लगा नहीं था कि मैं वहाँ से वापस आ सकूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत रिलीफ है और मैं भी बहुत ज़्यादा रिलीफ होकर इतने क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आए और अब हमें अच्छा लग रहा है। हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतनी भयंकर परिस्थिति में से हम लोग को निकाल के इतने अच्छे से सुरक्षित से अपने देश लेके आए। खुशी तो बहुत है कि सेफली हम वापस आ पाए। यूक्रेन के बारूदी वार जोन में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए मोदी सरकार वहां मिशन में जुटी है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित ला के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस रेस्क्यू अभियान की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है, इसलिए वो इस पर रोज हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। यूक्रेन संकट में फंसा हर एक भारतीय, हर एक छात्र सही सलामत देश वापस लौट सके, इसके लिए पीएम मोदी ने अपने 4 मंत्रियों को इस मुहिम में लगा दिया। इन 4 मंत्रियों के नाम हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह, किरण रिजिजू और हरदीप सिंह पुरी। इन्हीं 4 मिनिस्टर के कंधे पर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की जिम्मेदारी है। ये 4 मंत्री यूक्रेन से सटे देश में जाएंगे और भारतीय नागरिकों को वापस लाएंगे। जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे। हर मिशन अलग तरीके का होता है। यहाँ पर एक अलग माहौल है, एक अलग चीज़ है, और प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का फैसला लिया कि क्योंकि कई देश की सीमाएं लगती हैं इस देश के साथ और अलग अलग जगह से लोग बाग निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए और लोगों में एक भरोसा डालने के लिए कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी है, 4 मंत्रियों को उसके लिए भेजा जा रहा है। इन 4 मंत्रियों के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दूसरे देशों के संपर्क में हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन गंगा फुल रफ्तार से चल रहा है। over 8,000 Indian nationals have left Ukraine since we issued the initial advisories. So I go back, it's not since the conflict began, but since we issued the initial advisories, our estimate to the extent that we don't exactly know how many left between the advisory and the conflict started. लेकिन सच ये भी है कि यूक्रेन में अब भी करीब 12,000 भारतीय फंसे हुए हैं और रेस्क्यू की राह देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि युद्ध संकट के बीच फंसे सभी भारतीयों को कब तक रेस्क्यू किया जाएगा? क्या सरकार को ऑपरेशन गंगा युद्ध शुरू होने से पहले चलाना चाहिए था? क्या सरकार ने जीवन बचाने वाले अभियान को देर से शुरू किया? क्या सरकार को अंदेशा नहीं था
कि रूस और यूक्रेन के बीच इतना जल्दी युद्ध शुरू हो जाएगा और हालात इतने खराब हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है ताकि इससे सबक लिया जा सके, ताकि भविष्य में अगर कभी ऐसे हालात पैदा हों तो वक्त रहते एक्शन लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो एक तरफ यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इधर भारत में सियासी दलों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर के जंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में छठे फेज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में रोड शो किया। टाइम्स नाउ नव भारत मेरे सहयोगी रविकांत ने मुख्यमंत्री से बात की है, आपको सुनाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में प्रचार कर रहे हैं। जनसैलाब को देखिए, यहाँ की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए उमड़ी है। योगी जी, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। ये पूरा सैलाब जो है गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के बारे में क्या कह रहा है? जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य अवध, बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी वही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के लिए दे रहा है। ये उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। योगी जी, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, 5 चरण हो गए, छठवां आपके गढ़ में है। छठवें चरण तक आपका आकलन क्या कहता है? कितनी सीटों तक बीजेपी पहुंच चुकी है? देखिए, 5 चरण में ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी आगे जा चुकी है और अब तो छठे 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को छक्का और चौका ही लगाने हैं, जो फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य प्राप्त कर सके, और वो हम लोग उसी दिशा से व्यापक जन समर्थन को साथ लेके चल रहे हैं। योगी जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जनसैलाब हम देख रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। ये जो प्यार है पूर्वांचल का, गोरखपुर का, ये क्या कह रहा है और 10 मार्च को किस तरीके से इसे आप जो है अदा करेंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति, सुरक्षा, विकास और सुशासन के प्रति आम जनता का आशीर्वाद है। तो चलिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका ये कहना है कि 10 मार्च को ये जो जनता का प्यार है वो जो है ईवीएम में कैद होगा और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ नव भारत, गोरखपुर। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी टाइम्स नाउ नव भारत से बात की है। मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उनसे पूछा, बचे हुए दोनों फेज में आखिर क्या होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हम टांडा विधानसभा में हैं और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। केशव जी, जो कल चरण मतदान खत्म हुआ उसमें क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप भी उसमें उम्मीदवार रहे उस चरण में, किस तरह का हिसाब किताब? मैं हर चरण भारतीय जनता पार्टी का जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से लगातार इतनी तीव्र बढ़त की ओर है कि 2017 से भी हम आगे बढ़ रहे हैं और सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सुपड़ा साफ हो रहा है। आप भी जिस जिले में जाते होंगे वहाँ यही पाते होंगे कि लोग किसी भी कीमत पर न सपा को चाहते, न बसपा को चाहते, न कांग्रेस को चाहते, भाजपा और भाजपा गठबंधन के लोगों को चाहते। आप टांडा में हैं, टांडा बुनकर नगरी कही जाती है। हमने कई लोगों के पास गए, लोग खुश भी हैं कि ODOPI, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेकिन बिजली के मुद्दे को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि उनकी बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ओवरऑल यूनिट पे बिल आता है, उससे उसके लिए आप समस्या होगी, उसका समाधान 10 मार्च के बाद भी देखेंगे। तो लेकिन हम विकास हमारा प्राथमिकता है, गरीब का विकास उसमें और भी बड़ी प्राथमिकता है। गरीब का विकास प्राथमिकता है और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर प्रचार के लिए पहुंचे हैं और फिलहाल वो यहाँ पर सभा को संबोधित करके बाहर निकल रहे हैं और उनका ये कहना है कि पिछले भी बार से ज्यादा 2017 की तुलना में ज्यादा सीटों से भाजपा चुनाव जीत रही है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र बिष्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, टांडा।